जब सबसे मिलने के बाद वो आम्रपाली की मूर्ति को सुरक्षित अपने साथ ले जा रहा था तो उस मूर्ति को देखकर सभी के चेहरे पर सवालिया भाव थे। तब राजमाता ने अजातशत्रु से पूछा, पौत्र कुणिक, ये मूर्ति किसकी है? अजातशत्रु ने जवाब दिया, दादी माँ, ये बहुत खास है। इनके बारे में हम आपको बताएंगे नहीं, सीधे मिलवाएंगे, लेकिन फिलहाल हम इसे अपने कक्ष में ले जा रहे हैं। इतना कहकर अजातशत्रु आम्रपाली की मूर्ति को लेकर सीधे अपने कक्ष की तरफ बढ़ गए। अजातशत्रु के आ जाने से पूरे महल में खुशी का माहौल था। राजमाता रानी कौशला देवी और चेलना उसे जाते हुए देख रहे थे। तब राजमाता ने मुस्कुराते हुए कहा, यकीन नहीं होता, जब यहाँ से गया था तो कितना छोटा था और वापस लौटा है तो इतना बड़ा होकर। ये बोलकर राजमाता ने कौशला की तरफ स्नेह भरी नजरों से देखा और कहा, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया कि कुणिक को महल बुलवा लिया। कुछ दिनों से जिस तरह की परिस्थितियां महल में बनी हुई थी, उसके आ जाने से महल की रौनक वापस आ गई है। तो कौशला ने कहा, राजमाता, हम जानते हैं कि हमने शुरू से ही इस महल के लिए बहुत गलत विचार रखे थे, लेकिन बाद में समझ आया कि हम कितने गलत थे, इसलिए बस उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। चेलना वहीं खड़े होकर कौशला की बातें सुन रही थी। उसने मन में कहा, ढोंग रचने में कौशला देवी बहुत होनहार हैं। गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलती हैं। पता नहीं अब कौन सा खेल खेलने वाली हैं। उसी दौरान अंतनाग और विशाखा भी वहां से अपने काम के लिए चले गए, लेकिन त्रिलोक सिंह अभी भी वहीं पर खड़ा था। तभी उसने देखा कि उसे कुछ कदम की दूरी पर उसका गुप्तचर खड़ा है। अपने गुप्तचर को देखते ही वो तुरंत उसके पास गया और एकांत में जाते हुए कहा, क्या हुआ? गुप्तचर ने तुरंत अपने हाथ में रखा संदेश उसे दिखाया और उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, यह संदेश अंतनाग के लिए भेजा गया है और सबसे अजीब बात यह है कि ये संदेश बादल महल से 2 दासियां लेकर आ रही थी। हमें संदेह हुआ, इसलिए हम इसे आपके पास ले आए। उसकी बात सुनकर त्रिलोक सिंह तुरंत उस संदेश को खोलकर पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, अंतनाग, हम वापस मगध आ चुके हैं, लेकिन सम्राट तक संदेश नहीं पहुंचा सकते, इसलिए सबसे पहले तुम्हें भेज रहे हैं। हम बादल महल में हैं। शायद मगध का कोई खास मंत्री है जो हमें यहाँ लेकर आया है। इससे पहले कोई हमें देख ले या पहचान ले, हम विनती करते हैं कि तुम यहाँ आकर हमें ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे, यहाँ हम अभी किसी की नजर में नहीं आए हैं, इसलिए तुम सतर्क होकर आना। उस संदेश को पढ़ने के बाद त्रिलोक सिंह असमंजस्य में आ गया। उसने कहा, आखिर कौन है वो जो अंतनाग को बादल महल बुला रहा है, और वो भी सतर्क होकर? आखिर चल क्या रहा है? और ये महल का कोई खास मंत्री कौन है जिसने उसे बादल महल में रखा है? त्रिलोक सिंह को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो ये देखने के लिए कि वहाँ कौन है, तुरंत बादल महल की तरफ निकल गया। इसी दौरान अजातशत्रु आम्रपाली की मूर्ति को लेकर अपने कक्ष में आया और द्वार पर खड़े होकर अपने पूरे कक्ष को ध्यान से देखने लगा और कहा, कुछ भी नहीं बदला यहाँ पर, सब पहले की तरह है। माँ भली भांति जानती है कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं, इसलिए हमारी किसी भी सामान को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाने दिया होगा किसी को। अजातशत्रु के पूरे कक्ष में युद्ध के सशस्त्र योद्धा के सामान रखे हुए थे। दीवारों पर जगह जगह तरह तरह की तलवारें और भाले टंगे हुए थे, तो कहीं पर तीर और धनुष। अजातशत्रु अपने कक्ष के अंदर आया और आम्रपाली की मूर्ति को अपने हाथ से संभालते हुए एक उचित स्थान ढूंढने लगा और कहा, चिंता मत करो, तुम्हें तो हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ से तुम हमेशा हमेशा हमारी नजर के सामने रहोगी। लेकिन कहाँ पर? चारों तरफ देखते हुए उसे अपने बिस्तर के सामने एक खाली जगह दिखाई पड़ी। उसने तुरंत आम्रपाली की मूर्ति को ले जाकर वहां रख दिया और उसके सिर पर ढकी चूनर को व्यवस्थित करते हुए कहा, ये उचित स्थान है जहाँ पर हम दिन रात तुम्हें प्रेम से निहार सकते हैं। उसने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी कौशला अंदर आ गई। उसने जब अजातशत्रु को उस मूर्ति के सामने देखा तो गंभीर स्वर में कहा, ये क्या पुत्र, आते के साथ ही खिलौने से खेलने लग गए? और इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम हम सबको छोड़कर इसे लेकर यहाँ चले आए? उस वक्त अजातशत्रु आम्रपाली के सिर को चूनर से पूरी तरह से ढक चुका था। कौशला देवी की आवाज सुनकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ हम जानते हैं, लेकिन ये मूर्ति कोई खिलौना नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि आपके पुत्र के हृदय के सबसे करीब अगर कुछ है तो ये मूर्ति है। कौशला ने उस मूर्ति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अभी अजातशत्रु को सम्राट बनाने पर था। इसलिए वो उसके करीब आई, उसके हाथ को पकड़कर उसे वहीं पर बिस्तर पर बिठाया और उसके सामने बैठते हुए प्रेम से कहा, कुणिक, तुम्हें यहाँ देखकर हम बता नहीं सकते हमारे हृदय को कितना सुकून मिल रहा है। इस महल में सब पराये हो चुके हैं।
बस आज तुम्हारे आ जाने से ये महल भी अपना सा लगने लगा है। तो अजातशत्रु ने कहा, माँ, हम भी आपको देखने के लिए तरस गए थे, लेकिन ये क्या, आप इतनी उदास क्यों हो रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? अजातशत्रु के सवाल पर कौशला की आंखें गंभीर हो गईं और उसने कहा, तुम्हें वक्त से पहले यहाँ बुलाने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है पुत्र। हम बस यही चाहते हैं कि तुम हमारा साथ दो। कौशला को रहस्यमय ढंग से बोलते हुए देखकर अजातशत्रु गंभीर हो गया और उसने कहा, क्या हुआ माँ, कोई विशेष वजह? तब कौशला अपने स्थान पर खड़ी हुई और अपनी आंखों में अपना लक्ष्य भरते हुए कहा, हाँ, अब तुम्हारे मगध के सिंहासन पर बैठने का वक्त आ चुका है और कल जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें सम्राट नहीं बल्कि तुम सम्मिलित होगे, ताकि पूरी प्रजा तुम्हें अपने सम्राट के रूप में स्वीकार कर सके। अजातशत्रु ने दुविधा भरे स्वर में कहा, सम्राट तो हम बनेंगे, पर ऐसा क्या हो गया जो अभी से आप हमें राज सिंहासन पर बैठाने लगी? क्या पिताजी अब सिंहासन संभालने की स्थिति में नहीं रहे? कौशला के होठों पर अब कुटिल मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अजातशत्रु की तरफ पलटते हुए कहा, अब जिनके पास अपने पुत्र से मिलने का वक्त नहीं, वो सिंहासन क्या संभालेंगे? लेकिन तुम्हारे सवाल से अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सिंहासन पर बैठने की जल्दी नहीं है। तो अजातशत्रु ने झट से कहा, हमने ऐसा तो नहीं कहा कि हमें सम्राट नहीं बनना। ये तो हमारे बचपन का सपना था माँ, लेकिन इतनी जल्दी हमने कभी सोचा ना था। मगध के सिंहासन को अब एक योग्य सम्राट की आवश्यकता है, इसलिए हम जैसा कहते जाएं वैसा करते जाओ। समझ गए तुम? कल से तैयार रहो। एक तरफ कौशला ने अजातशत्रु को उसे वहां पर बुलाने का उद्देश्य बता दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली अभी अपने कक्ष में बेचैन बैठी हुई थी। जैसे ही वो दोनों दासियां उसके कक्ष में आईं, आम्रपाली ने तुरंत उनसे पूछा कि क्या उन्होंने वो संदेश अंतेनाग के हाथ में दिया था। आम्रपाली के सवाल पर दोनों दासियां घबरा गई थी। उन्होंने वो संदेश किसी और के हाथ दे दिया था। कहीं राजकुमार कोड़िक नाराज ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने साफ साफ झूठ कह दिया कि उन्होंने वो संदेश अंतेनाग के हाथ में दिया था। ये सुनकर आम्रपाली के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वो खुश थी कि अब जल्द ही अंतेनाग उसे लेकर चला जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद त्रिलोक सिंह अपने घोड़े से वहां पहुंच गया। उसने एक साधारण सैनिक का वेश धारण किया हुआ था, जिसकी वजह से वहां खड़े कोई भी सैनिक उसे पहचान नहीं पाए। त्रिलोक सिंह ने जानबूझकर अपना भेष बदला था ताकि कोई उसे वहां पर पहचान ना सके। त्रिलोक सिंह बिना रुके सीधे महल के अंदर गया। उसे रास्ते में एक दासी मिली। उसने उसे रोकते हुए पूछा, आज इस महल में एक अतिथि रुकी हुई है, क्या तुम बता सकती हो कि वो कहाँ से आई है? त्रिलोक सिंह ने इसके अलावा कोई और सवाल नहीं किया। वो नहीं चाहता था कि उस पर किसी तरह का संदेह किया जाए। जैसे उस दासी ने बताया कि उसे अतिथियों के विशेष कक्ष में रखा गया है, वो सीधा वहां गया और उस कक्ष के पास आते ही उसने सबसे पहले द्वार के पास से झांककर अंदर की तरफ देखा, जहाँ एक स्त्री अपना सिर ढककर खिड़की के पास खड़ी थी और लगातार बाहर की तरफ देखे जा रही थी। उसे देखकर त्रिलोक सिंह के चेहरे पर गंभीरता छा गई, लेकिन फिर वो सीधे कक्ष में प्रवेश करता है और अंदर आते हुए कहता है, हमें अंतेनाग ने भेजा है, क्या आपने उन्हें वो संदेश भेजा था? जैसे ही आम्रपाली ने सुना, उसने तुरंत उस सैनिक की तरफ देखा और उस पर संदेह करते हुए कहा, क्या आपको अंतेनाग ने भेजा है? उस सैनिक ने सिर झुकाकर अभिवादन करते हुए कहा, जी हाँ, कल के समारोह के लिए वो कुछ ज्यादा ही व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है आपकी सहायता के लिए। तब आम्रपाली ने गंभीर स्वर में कहा, हम कैसे यकीन कर लें कि तुम्हें अंतेनाग ने भेजा है? त्रिलोक सिंह ने अपने हाथ में रखे उस संदेश को दिखाया और कहा, यह संदेश अंतेनाग ने हमें दिया था ताकि आपको दिखा सके, लेकिन आप हैं कौन? उस संदेश को देखकर आम्रपाली को यकीन हो गया कि उसे अंतेनाग ने ही भेजा है और फिर उसने अपने चेहरे से चूनर हटाते हुए कहा, हम हैं आम्रपाली। जैसे ही त्रिलोक सिंह ने आम्रपाली को अपने सामने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके एकदम से होश उड़ गए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंख के सामने आम्रपाली खड़ी है, जिसे ढूंढने के लिए उसने पूरे मगध में अपने सैनिक तैनात कर रखे हैं। वो यहाँ बादल महल में है, वो भी कोई मंत्री उसे लेकर आया है। उसने अपनी भावनाओं को संभाला और आम्रपाली को शक ना हो इसलिए कहा, देवी आम्रपाली, आप जीवित हैं, ये देखकर हमें खुशी हुई। तब आम्रपाली ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन इससे पहले हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं, हमें यहाँ से लेकर चलो। आम्रपाली को देखकर अब त्रिलोक सिंह बहुत खुश था, क्योंकि वो अब उसके हाथ लग गई थी। उसने अगले ही पल कहा, हम यहाँ आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं,
लेकिन आपको यहाँ से अंते नागा कर ले जाएंगे। वो काम से वक्त निकालकर शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। आम्रपाली सामने खड़े सैनिक को नहीं समझ पा रही थी कि वो कौन है। तो उसकी बातें सही लग रही थी, इसलिए वो उसकी बात मान गई। इसके बाद त्रिलोक सिंह महल से बाहर आया और विचार करते हुए खुद से कहता है, अच्छा हुआ वो संदेश हमारे हाथ लग गया, वरना अब तक आम्रपाली यहाँ से जा चुकी होती। लेकिन अब कोई और इसे यहाँ देख ले, हमें इसका इंतजाम करना होगा, वरना कल का समारोह हमारे हाथ में नहीं बल्कि सम्राट के हाथ में होगा। एक तरफ त्रिलोक सिंह आम्रपाली को मारने का विचार कर रहा था, तो दूसरी तरफ अजातशत्रु आम्रपाली को महारानी बनाने का सपना देख रहा था। उससे मिलने आई कौशला से उसने कहा, माँ, हम मगध के सम्राट बनने वाले हैं, जिसका सपना हमने बचपन से देखा था। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहती है, इसलिए तो तुम्हारा सपना पूरा करना चाहते हैं हम। तब अजातशत्रु ने आम्रपाली की मूर्ति की तरफ देखा और फिर कौशला के पास जाकर प्रेम से कहा, और आपका सपना हम पूरा करना चाहते हैं। बचपन में आप हमसे कहा करती थी ना कि आप हमारे लिए एक सुंदर सी राजकुमारी लेकर आएंगी, तो हमने उन्हें ढूंढ लिया है और इस वक्त वो मगध में ही है। जैसे ही कौशला ने ये सुना, उसके चेहरे पर हैरानी के बादल छा गए। उसने कहा, क्या तुमने विवाह के लिए कन्या ढूंढ ली? तो अजातशत्रु ने हामी भरते हुए कहा, और हम आपको उससे मिलवाना भी चाहते हैं। अजातशत्रु को उसके लिए इतना उत्सुक होता हुआ देखकर कौशला के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने कई सारे सवाल भी किए कि वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या नाम है, लेकिन अजातशत्रु ने बस इतना कहा कि वो उसे सीधे उससे मिलवाना चाहते हैं। उसके बाद उसके बारे में वो सब कुछ बताएंगे। अजातशत्रु की खुशी देखकर कौशला ने कहा, तुम्हारे चेहरे की रंगत बता रही है कि उस लड़की में कुछ तो खास है, और तुम्हारी खुशी के लिए अवश्य ही हम उससे मिलने चलेंगे, और अभी चलेंगे, वो भी पूरी तैयारी के साथ। इतना कहकर कौशला देवी ने कुछ ध्यान करते हुए कहा, तुम बस हमें कुछ वक्त दो, हम बस अभी गए और अभी आए। एक तरफ कौशला देवी अजातशत्रु के साथ अमृता को देखने जाने की तैयारी कर रही थी, और वहीं त्रिलोक सिंह ने आम्रपाली को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो सैनिक भेष में ही महल के आसपास घूम रहा था। तभी उसका गुप्तचर अपने हाथ में कुछ सामग्री लेकर वहां पहुंचा और एकांत में आते हुए कहा, आपने जो भी कुछ मंगवाया था हम सब लेकर आ चुके हैं। त्रिलोक सिंह ने उसके हाथ में रखे सामान की तरफ देखते हुए कहा, बहुत बढ़िया, अब हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। ध्यान रहे हम पर किसी का संदेह ना जाए, और पता चल भी गया तो जिसने उसे यहाँ लाकर रखा है पूरा संदेह उसी पर जाए, क्योंकि बादल महल लकड़ी से बना हुआ है और आम्रपाली को यहाँ लाने वाले ने बस एक गलती कर दी। वो सबकी नजरों से छुपा कर उसे यहाँ लेकर आया। क्या त्रिलोक सिंह अपने मंसूबे में सफल हो पाएगा? क्या आम्रपाली बादल महल से कभी बाहर निकल पाएगी? क्या होगा जब कौशला को पता चलेगा कि अजातशत्रु उसे आम्रपाली से मिलवाने ले जा रहा है?